हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी उत्तराखंड की ऑनलाइन क्लास में। उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे इसका चौथा भाग। इससे पहले की जो 3 भाग है उसमें हमने गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में, बद्रीदत्त पांडे जी के बारे में, हरगोविंद पंत जी के बारे में, श्रीदेव सुमन जी के बारे में, इंद्रमणि बडौनी जी के बारे में, वी चंद सिंह गढ़वाली जी के बारे में, और अनसुईया प्रसाद बहुगुणा जी, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी, भक्त दर्शन जी, इसी के साथ सुंदरलाल बहुगुणा जी, चंडी प्रसाद भट्ट जी, गौरा देवी जी, कल्याण सिंह रावत जी, विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी, जिसे हम उत्तराखंड का वृक्ष मानव भी कहते हैं। इसी के साथ जगत सिंह चौधरी, जिन्हें जंगली भी हम कहते हैं, अवधेश कौशल जी, पीताम्बर अवस्थी जी, धूम सिंह नेगी और सुरेश भाई जी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इतना पोर्शन व्यक्तित्व का हम समाप्त कर चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, आपने गोविंद बल्लभ पंत जी वाला जो पोर्शन था उसमें एक पॉइंट हमने लिखना है, उसको आप ज़रूर नोट डाउन करें। जैसे ही हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी का निधन होता है 1761 में गृह मंत्री रहते हुए, तो नेहरू जी उनके बारे में कथन कहते हैं कि हिमालय की धूल से पैदा होने वाला व्यक्ति हिमालय जैसा ही महान था। हिमालय की धूल से पैदा होने वाला व्यक्ति हिमालय जैसा ही महान था। यह कथन किसका है? हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का। किनके लिए? गोविंद बल्लभ पंत जी के लिए। और एक और कथन हमने याद रखना है चंद सिंह गढ़वाली जी के लिए, जो हमारे महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो महात्मा गांधी जी ने चंद सिंह गढ़वाली जी के लिए क्या कहा था, ये पॉइंट भी आप लोगों ने नोट डाउन करना है। महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर मेरे पास एक और चंद सिंह गढ़वाली होता तो देश कब का आज़ाद हो गया होता, क्योंकि पेशावर कांड में इनकी वीरता से काफ़ी प्रभावित हुए थे महात्मा गांधी। तो सारे पॉइंट आपने नोट डाउन करते हुए चलने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी महत्वपूर्ण फैक्ट इस सीरीज में आपको कवर कराए जाएंगे। कुछ पीडीएफ आज भेजी जाएंगे आप लोगों को, पीडीएफ ऐप में भेजी जाती हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो आज के लेक्चर में हम एक तो जिम कॉर्बेट के बारे में, हरिकृष्ण रतूड़ी जी जिन्हें हम, इसी के साथ राय बहादुर तारादत्त गहलोत जी के बारे में, नैन सिंह रावत जी के बारे में, हर्षदेव ओली जी के बारे में, और हेमवंती नंदन बहुगुणा जी, इनके बारे में हम आज डिटेल में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है जिम कॉर्बेट के बारे में। इनका जन्म 1875 में नैनीताल में हुआ है। इनका उपनाम गोरा ब्राह्मण भी रहा है, याद रखेंगे। क्रिस्टोफर विलियम इनके पिताजी का नाम, जबकि माताजी का नाम मेरी जेन। 1928 में इन्होंने ब्रिटिश सेना में सेवाएं भी दी थी, इसी वजह से इन्हें केसर हिंद की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकों के बारे में देखते हैं। जैसे मतलब रिटायरमेंट के बाद ये थोड़ा प्रकृति से ज़्यादा जुड़ गए थे और लेखन कार्य भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो इनकी कुछ प्रमुख किताबें देखते हैं। जैसे मैन ईटर ऑफ कुमाऊँ, ये इनकी पहली किताब है 1944 की। माई कुमाऊँ, माई इंडिया, टेम्पल टाइगर, मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, द हंटर फ्रेंड, और इनकी अंतिम किताब है जो 1955 की है, जिसका नाम है ट्री टॉप। देश जब आज़ाद हुआ था 1947 के बाद ये केन्या चले गए थे, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1947 ये आजीवन अविवाहित रहे थे और नैनीताल में अपनी बहन मैगी के साथ ये अपने पुश्तैनी भवन गर्नी हाउस में रहते थे। याद रखेंगे, डायरेक्ट पूछ सकता है कि गर्नी हाउस का संबंध किस व्यक्ति से है, तो ये एडवर्ड जिम कॉर्बेट से रिलेटेड है, याद रखेंगे। इनके सहयोगी या सेवक थे राम सिंह जी। 1955 में इनका निधन हो गया था, याद रखेंगे। और जो हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क है हम जानते हैं इन्हीं के नाम पर था। वर्तमान में उसका नाम चेंज हो गया है, क्या चेंज हुआ आप लोगों ने खुद से ढूंढना है। अगली महान विभूति देखते हैं उत्तराखंड की, गुमानी पंत जी, जो कुमाऊं के पहले कवि भी माने जाते हैं, जिन्होंने सुदर्शन साथ जी के यहाँ भी अपनी सेवाएं दी थी। तो इनका जन्म 1790 में काशीपुर में हुआ था। इनका वास्तविक नाम है लोकनाथ या लोकरत्न पंत। इनकी माता का नाम है देवमंजरी। गुरुजी का इनका नाम है हरिदत्त और पिताजी का नाम है देवनिधि पंत। ये वैद्य हुआ करते थे, याद रखेंगे। पंत जी काशीपुर के राजा गुमान सिंह के राजकवि थे।
इसी वजह से इनको गुमानी भी कहा गया है। लोकनाथ पंत या लोकरत्न पंत जी को हमारे गुमानी भी कहा गया, याद रखेंगे। पंत जी ने टिहरी नरेश, पहले टिहरी नरेश सुदर्शन शाह के दरबार में भी कार्य किया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जब प्रद्युम्न शाह का निधन हो गया था तो गोरखाओं का यहाँ शासन हो गया था, गोरखाओं को फिर अंग्रेजों ने हराया था। उसके बाद बनी थी हमारी टिहरी रियासत। तो टिहरी रियासत के जो पहले शासक थे वो थे सुदर्शन शाह जी, सुदर्शन शाह। उसके बाद भवानी शाह, उसके बाद प्रताप शाह, उसके बाद कीर्ति शाह, उसके बाद नरेंद्र शाह, और आज़ादी के समय मानवेंद्र शाह टिहरी रियासत के क्या थे, शासक थे। तो गुमानी कवि जी ने हमारे टिहरी रियासत के जो पहले शासक हैं सुदर्शन शाह के यहाँ भी काम किया हुआ है। गुमानी कवि हमारे गुमानी पंत जी की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। गंगा शतक, राम महिमा, नीति शतक। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं संस्कृत, खड़ी, हिंदी, कुमाऊनी और नेपाली में प्राप्त होती हैं। और एक कुमाऊं के पहले कवि माने जाते हैं जो खड़ी में भी रचनाएं करते हैं, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। गियर्सन ने पंत जी को, कौन से पंत जी, गुमानी पंत जी को कुमाऊं का प्राचीनतम कवि माना है। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकता है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 1894 में गुमानी जी की रचनाओं का संकलन गुमानी नीति नाम से अल्मोड़ा के एक व्यक्ति हैं रेवा दत्त उप्रेती, इन्होंने प्रकाशित करवाया था। तो गुमानी जी की रचनाओं का संकलन किस नाम से है, गुमानी नीति नाम से है। कब प्रकाशित हुआ, 1894 में। कहाँ प्रकाशित हुआ, अल्मोड़ा में। किसने प्रकाशित करवाया, रेवा दत्त उप्रेती जी ने, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगली महान विभूति आते हैं हरिकृष्ण रतूड़ी जी। इनका जन्म 1861 में प्रतापनगर टिहरी में हुआ था। पिताजी का नाम सिद्धदत्त रतूड़ी। 1909 में ये टिहरी रियासत के शासक कीर्ति शाह के वजीर बने थे। टिहरी रियासत के पहले शासक सुदर्शन शाह, दूसरे भवानी शाह, तीसरे प्रताप शाह और चौथे शासक बने थे हमारे कीर्ति शाह। कीर्ति शाह के बाद आते हैं नरेंद्र शाह। तो हमारे हरिकृष्ण रतूड़ी जी ने कीर्ति शाह के समय भी कार्य किया और नरेंद्र शाह के टाइम पर भी काम किया। हरिकृष्ण रतूड़ी जी ने, नरेंद्र शाह जी ने, यानी टिहरी रियासत के जो पांचों शासक थे, 1919 में हरिकृष्ण रतूड़ी जी को सेटलमेंट ऑफिसर बनवाया था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 1910 में इन्होंने गढ़वाल का इतिहास नामक पुस्तक लिखी थी जो प्रकाशित हुई है 1928 में। 1928 में कहाँ से प्रकाशित हुई, याद रखेंगे, गढ़वाली प्रेस देहरादून से। इनकी एक फेमस पुस्तक है नरेंद्र हिंदू लॉ, जो हिंदी में इन्होंने लिखी थी 1918 में। इनका निधन, याद रखेंगे, 20 मई 1933 को हुआ है। इसके अलावा इनकी कुछ अन्य रचनाएं अगर हम देखते हैं तो गढ़वाल वर्णन हिमालय, और अगला है टिहरी गढ़वाल राज्य की भौगोलिक स्थिति, या टिहरी गढ़वाल का भूगोल भी इस किताब को कह सकते हैं। इसके लेखक भी कौन है, हमारे हरिकृष्ण रतूड़ी जी। कीर्ति शाह के बाद जब 1913 में नरेंद्र शाह हमारे शासक बने थे तो 1913 में एक समिति बनी थी रीजेंसी काउंसिल, तो उसके सदस्य भी कौन थे, हमारे हरिकृष्ण रतूड़ी जी थे। 1926 में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सन है, राज्य प्रतिनिधि सभा बनी थी, उसके सदस्य भी कौन थे, हरिकृष्ण रतूड़ी जी थे, याद रखेंगे सारे पॉइंट। अब देखते हैं राय बहादुर तारादत्त गैरोल जी के बारे में। इनका जन्म 6 जून 1885 को दालढूंग गांव टिहरी में हुआ है। इनके पिताजी का नाम ज्वालाराम गैरोला। इनकी उपाधि थी राय बहादुर। 1917 में अंग्रेजों ने इनको ये उपाधि दी थी। 1914 से 18 के बीच हम जानते हैं पूरे विश्व में प्रथम विश्व युद्ध फैला हुआ था। तो उसी दौरान जैसे महात्मा गांधी के आह्वान पर बहुत सारे हमारे युवा ब्रिटिश सेना से लड़े थे। अंग्रेजों ने क्या कहा था कि हम आपको आज़ादी देंगे। तो राय बहादुर तारादत्त गैरोला जी के कहने पर भी गढ़वाल के बहुत सारे युवा प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे। इसी वजह से खुश होकर अंग्रेजों ने इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी है 1917 में। अब इनके प्रारंभिक जीवन और महत्वपूर्ण योगदान के बारे में देख लेते हैं।
1897 में बरेली से इन्होंने बीए की परीक्षा पास की और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए इन्हें टेम्पल्टन अवार्ड से सम्मानित किया गया। 19 अगस्त 1901 मोस्ट इंपॉर्टेंट, देहरादून में इन्होंने गढ़वाल यूनियन या गढ़वाल हितकारिणी सभा का गठन किया है। किसने? राय बहादुर तारादत्त गैरोला जी ने। 1905 में गढ़वाल यूनियन या गढ़वाल हितकारिणी सभा के प्रयासों से एक समाचार पत्र स्टार्ट हुआ जिसका नाम था गढ़वाली। ये इसके संपादक मंडल में भी शामिल थे हमारे गैरोला जी। 1918 में कुमाऊं परिषद के दूसरे अधिवेशन जो कि हल्द्वानी में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी हमारे तारादत्त गैरोला जी ने। 1916 में एक संगठन बना था कुमाऊं परिषद, याद रखेंगे, जिसका पहला अधिवेशन 1917 में जबकि दूसरा अधिवेशन हुआ 1917 में। कुमाऊं परिषद के टोटल 6 अधिवेशन हुए थे। अंतिम अधिवेशन 1926 में हुआ था और 1926 में ही कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हो गया था। याद रखेंगे, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 1921 में इनकी गढ़वाली कविता की जो पुस्तक है सदैही इन्होंने खुद से प्रकाशित की। 1932 में गैरोला जी ने गढ़वाली कविता संग्रह गढ़वाली कवितावली का संपादन भी किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनकी कुछ पुस्तकें देख लेते हैं, जैसे हिमालयन फोकलोर, इसके लेखक है हमारे तारादत्त गैरोला जी और इसके साथ ई सैरमन ओखले ने। अगली इनकी किताब है सेलेक्टेड लैंड रिवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं, इसके लेखक भी कौन है? हमारे गैरोला जी हैं। इस पुस्तक में क्या देखने को मिलता है? कुमाऊं की अदालतों के मामलों का, जितने भी उस समय के मामले होते थे कुमाऊं की अदालतों के, उनका इन्होंने कलेक्शन किया है इस पुस्तक में। सेलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। घनानंद खंडूरी जी द्वारा, गढ़वाल का दानवीर भी इन्हें कहते हैं, याद रखेंगे। घनानंद खंडूरी जी द्वारा अपने भाई की याद में चंद्र वल्लभ स्मारक छात्रवृत्ति ट्रस्ट की स्थापना की गई थी, जिसके सेक्रेटरी रहे थे हमारे तारादत्त गैरोला जी 1921 से 1933 तक। 1929 में गठित श्रीनगर टाउन एरिया कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं। कब से कब तक? 29 से 34 तक, 1934 तक। 1937 में गढ़वाल साहित्य परिषद के गठन में भी इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। किसने? तारादत्त गैरोला जी ने। 1938 में कांग्रेसी मंत्रिमंडल द्वारा गठित कुमाऊं लॉज कमेटी के विशेषज्ञ रहे थे। इंपॉर्टेंट है। इनकी अन्य रचना देखते हैं। द सॉन्ग ऑफ दादू इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इससे पहले हमने हिमालयन फोकलोर देखी थी। सेलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं देखी थी। इसी के साथ अगली रचना है इनकी द सॉन्ग ऑफ दादू। इनकी 2 रचनाएं हैं जो अप्रकाशित रह गई थी या अपूर्ण रह गई थी। ग्लिम्सेस इनटू द हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल और दूसरी है हिमालयन मैजिक। हिमालय रीजन में, पर्वतीय रीजन में जो जादू इत्यादि किया जाता है उसके बारे में इस पुस्तक में जानकारी भी देने वाले थे, लेकिन ये पुस्तकें क्या रहेगी? अप्रकाशित रहेगी। अगले व्यक्ति आते हैं महान सर्वेयर पंडित नैन सिंह रावत जी, जिन्हें मौलिक पंडित के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1830 जोहार घाटी मुंशारी पिथौरागढ़ में हुआ है। आगे बढ़ने से पहले इनके सर्वे के बारे में कुछ बेसिक आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। तो हमारे उत्तर में एक देश है तिब्बत। तिब्बत को फॉरबिडन कंट्री भी कहा जाता है। तिब्बत में क्या है, वहाँ की क्या नियम कानून है, वे बाहरी व्यक्तियों को यहाँ नहीं आने देते थे। तो अंग्रेजों की बड़ी इच्छा होती थी कि वहाँ जाया जाए, ढूंढा जाए, एक्सप्लोर किया जाए। तो अंग्रेजों के लिए सारा काम किसने किया था? हमारे नैन सिंह रावत जी ने किया था। सोने के खदानें इन्होंने खोजी थी और ब्रह्मपुत्र नदी का जो प्रवाह पथ था उसकी संपूर्ण जानकारी इन्होंने दी थी। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं पंडित नैन सिंह रावत। इनके भाई किशन सिंह हैं, वो भी सर्वेयर रहे हुए हैं। तो पंडित नैन सिंह रावत प्रसिद्ध सर्वेयर और अध्यापक भी रहे हैं। इनके पिताजी का नाम रहा है अमर सिंह, याद रखेंगे। ये तिब्बतियों इत्यादि के साथ इनका व्यापार का कार्यक्रम सारा चलते रहता था। इस वजह से इन्हें तिब्बत के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी भी थी। तिब्बत की बोली भी ये जानते थे, इसी वजह से अंग्रेजों ने इनको ही चुना था। अगला पॉइंट देखते हैं। नैन सिंह रावत जी तिब्बती, फारसी और अंग्रेजी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। 1863 में अंग्रेजों की ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट से जुड़े थे। बाद में इनकी ट्रेनिंग देहरादून में की गई ताकि ये अपने जो
जो भी कार्य करेंगे सर्वे का उसमें एक्सपर्ट हो सकें। अगला महत्वपूर्ण सन देखते हैं 1866 में इन्होंने व्यापारी वेश धारण किया। कहीं कहीं किताबों में सन्यासी वेश भी लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे। तो इसी दौरान इन्होंने नेपाल से ल्हासा तक का सर्वेक्षण किया था। ल्हासा कहाँ पर है स्थल? तिब्बत में है। ये इनकी सर्वे से रिलेटेड पहली यात्रा थी, याद रखेंगे। और उसके बाद वो मानसरोवर के रास्ते से वापस आए थे और मानसरोवर झील जहाँ पर है उसका भी इन्होंने नक्शा तैयार किया था। किसने? हमारे नैन सिंह और रावत जी ने। 1873-74 में लद्दाख से ल्हासा तक की इन्होंने यात्रा की और वापसी इन्होंने की है गुवाहाटी असम के रास्ते से। ये इनकी सर्वे के दौरान की तीसरी यात्रा थी। दूसरी यात्रा इनकी माणा इत्यादि से हुई थी। माणा इत्यादि से तिब्बत की इन्होंने यात्रा की थी। अगला देखते हैं 1876 में इनका प्रमुख लेख द जियोग्राफिकल मैगजीन में छपा था, जो कि अंग्रेजों की एक मैगजीन थी, याद रखेंगे। 1877 में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी लंदन द्वारा इन्हें इनके बेहतरीन सर्वे के कार्य के लिए पैट्रन स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इसी वर्ष 1877 में इन्हें कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर यानी CIE से सम्मानित किया गया। अगले महत्वपूर्ण पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। 2004 में भारत सरकार द्वारा 27 जून 2004 में भारत सरकार द्वारा इन पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। 2017 में गूगल ने इनकी याद में इनके जन्मदिन के अवसर पर एक डूडल बनाया था। अभी डूडल होता क्या है? जैसे महात्मा गांधी का जन्मदिन आता है 2 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर के दिन गूगल क्या करेगी, जैसे हम क्रोम ओपन करते हैं तो गूगल इस प्रकार से लिखा रहता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो इस गूगल में क्या कर देंगे, महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को है तो उससे रिलेटेड महात्मा गांधी की तस्वीरें दिखा देंगे या इंडिया का झंडा दिखा देंगे इत्यादि को इस गूगल के माध्यम से दिखाया जाए। मतलब अलग तरीके से लिख देंगे लेकिन होगा वो गूगल ही, मतलब स्टाइलिश तरीके से उसको दिखाया जाएगा ताकि ये दिखाया जा सके कि हम आज के युग में भी उनको याद कर रहे हैं, अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो इसी को हम कहते हैं डूडल, याद रखेंगे। 2017 में इनकी याद में गूगल ने डूडल बनाया था। प्रमुख पुस्तकें इनकी देखते हैं, अक्षांश दर्पण, इतिहास रावत कौम है, ये भी इनकी प्रसिद्ध किताब है। रावत जी पर लिखी गई कुछ किताबें जैसे द पंडित या पंडित, इसका लेखक है डरेक वारेल। अगली किताब है एशिया की पीठ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी हमारे नैन सिंह रावत जी पर आधारित है। इसके लेखक हैं शेखर पाठक और उषा भट्ट जी। इसके अलावा एक और किताब है सागा ऑफ नेटिव एक्सप्लोरर, सागा ऑफ नेटिव एक्सप्लोरर, इसके लेखक हैं SS पांगती, याद रखेंगे। इनके भाई का नाम याद रखेंगे किशन सिंह है, ये भी एक प्रमुख सर्वेयर रहे हैं। इसी के साथ नैन सिंह रावत जी ने थोकजा तुंग सोने की खान जो कि तिब्बत में है, सांगपुर नदी जिसे हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं, इसका भी सर्वे किया था। इन्होंने सांगपुर नदी के 600 मील के प्रवाह पथ का भी सर्वेक्षण किया था। इनका निधन 1895 में हुआ था, याद रखेंगे। और इनके कार्यों से खुश होकर अंग्रेजों ने, याद रखेंगे, रुहेलखंड एक क्षेत्र होता था, रुहेलखंड के अंतर्गत एक मुरादाबाद गांव होता था, वर्तमान में तो बहुत बड़ा मंडल है। रुहेलखंड के अंतर्गत मुरादाबाद गांव की जागीर किसको दी इन्होंने, अंग्रेजों ने पंडित नैन सिंह रावत जी को दी ताकि वे अपने अंतिम समय अच्छे तरीके से बिता सके। वहाँ का जो भी टैक्स कलेक्शन होगा वो सारा नैन सिंह रावत जी को जाएगा। अगला देखेंगे, अगले प्रमुख व्यक्ति हमारे हैं हर्षदेव ओली, जिन्हें काली गुमाओं का शेर या मुसोलिनी भी कहते हैं अंग्रेज। इनका जन्म हुआ है 4 मार्च 1890 को गोसानी गांव चंपावत खेती खान में। जहां इनका जन्म हुआ है खेती खान में, वहीं पर इनकी याद में सेनानी पार्क भी बनाया गया है। प्रारंभ में पत्रकार के रूप में इन्होंने कार्य किया था। मायावती आश्रम से एक पत्रिका निकलती थी, प्रबुद्ध भारत पत्रिका, इसके प्रकाशन का कार्य हमारे किसने किया है, हर्षदेव ओली जी ने। 1919 में मोतीलाल नेहरू जी का एक अखबार है इंडिपेंडेंट, इसके बने थे उप संपादक, जबकि 1920 में इसी अखबार यानी इंडिपेंडेंट अखबार के क्या बने थे, मुख्य संपादक बने थे। 1924 में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के ये उपाध्यक्ष भी रहे हैं। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी 1921 की बनी थी, आप लोग को याद होगा।
अगला महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कुमाऊं की तरफ से इन्होंने भाग लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, जिसमें हमने क्या किया था, अपना एक ही लक्ष्य रखा था कि भैया अब हमें केवल स्वराज्य चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। रावी नदी के तट पर तिरंगा भी फहराया गया था इसी दौरान, याद होगा आप सभी को, इतिहास में ये चीज़ें पढ़ी होंगी आप लोगों ने। अगला पॉइंट देखते हैं। 1930 में जंगलात कानून के खिलाफ सविनय आंदोलन इन्होंने चलाया था। इनका निधन की बात करें तो 5 जनवरी 1940 को इनका निधन हुआ था, हर्षदेव औली जी का। अंतिम व्यक्तित्व देखते हैं आज का, हेमवंती नंदन बहुगुणा जी, जिन्हें गढ़वाल का चंदन, धरतीपुत्र, हिमपुत्र या पर्वत पुत्र भी कहते हैं। अब हिमालय पुत्र किसे कहते हैं मैंने आपको बताया, आप लोग को याद रखना चाहिए। तो अगले व्यक्ति देखते हैं हेमवंती नंदन बहुगुणा जी, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जबकि इनके पुत्र विजय बहुगुणा जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे थे। इनका जन्म 25 अप्रैल 1919 को बुधानी पौड़ी में हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया था। कुछ प्रमुख उपलब्धियां देख लेते हैं इनकी। उत्तर प्रदेश इंडियन ट्रेड यूनियन के सचिव रहे 1950 से 56 के बीच। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष रहे 1952 से 53 के बीच। अखिल भारतीय विद्युत कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रहे 1953 से 57 के बीच। 1973 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट की यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं, यूपी के 9वें मुख्यमंत्री बने हैं। और इनके जो पुत्र हैं विजय बहुगुणा, ये उत्तराखंड के कौन से क्रम के मुख्यमंत्री बने थे, आप लोगों ने खुद से ढूंढना है। तीसरी विधानसभा मुख्यमंत्री बने थे विजय बहुगुणा जी। 1977 से 79 तक हमारे हेमवंती नंदन बहुगुणा जी भारत सरकार में पेट्रोलियम मंत्री रहे थे और इसी दौरान ये वित्त मंत्री भी बने थे। लेकिन वित्त मंत्री बने तो थे, लेकिन ये बजट पेश नहीं कर पाए थे, याद रखना, कुछ अल्प समय के लिए रहे थे। 1979 में इन्होंने कांग्रेस से अलग होकर लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी बनाई थी। 1984 के आम चुनाव में, लोकसभा चुनाव में अमिताभ बच्चन से इलाहाबाद से लोकसभा चुनाव हार गए थे। हेमवंती नंदन बहुगुणा जी 1989 में इनका निधन हो गया था, याद रखेंगे। अमेरिका में इनका निधन हुआ था, बाईपास सर्जरी के लिए गए हुए थे, लेकिन वो सर्जरी असफल रही थी और वहीं इनका निधन हो गया था। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।